आदाब नाजरीन, मैं रफ़ी शब्बीर आप सबका खैर मकदम करता हूँ। आज हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रूबरू। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम किसी मारूफ शख्सियत से रूबरू होंगे, उसके फ़न से रूबरू होंगे और उसके ख़यालात से रूबरू होंगे। आज हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं उसको आप सब लोग उससे 1980 से वाकिफ़ होंगे। वो दौर जब दूरदर्शन की सीरियल का एक गोल्डन पीरियड था। उस टाइम गालिब, भारत एक खोज, चाणक्य जैसे सीरियल ने दिलों में अपना एक अलग मुकाम बना लिया था। उस टाइम श्याम बेनेगल, गुलजार साहब और चंद्र प्रकाश त्रिवेदी जैसे बड़े हिदायतकारों के सीरियल थे, लेकिन इन सब के साथ एक नाम बहुत कॉमन था, वो नाम था सलीम आरिफ साहब का। ये हमारी खुशनसीबी है, आज हमारे रूबरू प्रोग्राम में सलीम आरिफ साहब हमारे साथ हैं। मैं उनका खैर मकदम करता हूँ। बहुत शुक्रिया सलीम आरिफ साहब। मैं पहला सवाल आपसे ये करता हूँ कि आप इल्मी शहर लखनऊ से फिल्मी शहर बॉम्बे का जो आपका सफ़र है जी, उसमें आपने हर तरह के मरहले से गुजरे हैं ड्रामे के। उसमें आज हमारा जो बातचीत का मौजू है वो है ड्रामे के बदलते रंग। तो आपने जो रंग बदलते देखे हैं ड्रामे के इतने उसमें, तो वो क्या महसूस करते? कोई लखनऊ से उर्दू ड्रामे की शुरुआत हुई है जी। लेकिन मैंने जब शुरू किया था तो वहाँ लखनऊ में अपने शबाब पर था। जो हमारा हिंदी थिएटर, उर्दू थिएटर उस वक्त का था, और ये मैं बात कर रहा हूँ सन 74-75 के बाद की। मैं स्कूल में था और मैं ड्रामों में शामिल होता था, और वहाँ पर उस वक्त बंसी कौल साहब, एम के रैना साहब, ये लोग लगातार वर्कशॉप्स के लिए आते थे। उससे पहले कारण जी वहाँ पर हैवदन हिंदी में कर चुके थे लखनऊ में, और माया गोविंद जी, राम गोविंद जी जैसे लोग वहाँ नाटक कर दूसरे शहरों में जा चुके थे। तो एक परंपरा बन गई थी, और उस परंपरा में हम लोग शामिल हुए। हम यूनिवर्सिटी में जब पहुँचे तो फिर मैं एक्टिवली थिएटर में इन्वॉल्व हुआ। पोस्टर डिज़ाइन करने से शुरू होकर फिर मैं स्टेज पे एक्टिंग तक मेरा सफ़र वहाँ शुरू हुआ, और उसके बाद मैं भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी लखनऊ और 1 साल वहाँ करके फिर मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय गया। और उस दौरान जो थिएटर था उसमें बड़ी बात जो अब मुझे फ़र्क लगता है वो ये है कि हम पहले जब हमने शुरुआत की थी तो हमारे पास रविंद्र मंच जैसे मंच होते थे, जो 500-700 लोगों के हवाले से नाटक जिसमें खेले जाते थे। तो हम लोग अपनी तैयारी उस हिसाब से करते थे। 2 शो हैं, 4 शो हैं, 1 शो हैं, जितने भी हुए। मगर उसके बाद आज मैं देखता हूँ कि हम लोग 700 के ऑडियंस से शुरू करके आज हम अनफॉर्चुनेटली, बड़े दुख की बात है कि 50 की ऑडियंस को लेकर खुश होने लगे। हमारे थिएटर्स छोटे हो गए, बजाय इसके कि उसी साइज़ के और थिएटर बनते। तो मुझे जो पहला बदलाव लगता है वो ये है कि हमारी ट्रेनें बदली हैं, हमारे एयरक्राफ्ट्स बदल गए, हमारे एयरपोर्ट्स बदल गए, हमारे रेलवे स्टेशन बदल गए, लेकिन हमारे ऑडिटोरियम्स नहीं बदले। और आज भी हम सन 70 और 80 की शुरुआत वाले ऑडिटोरियम्स में ही काम कर रहे हैं, जो मुझे बहुत दुख होता है इस बात का। और मुझे उम्मीद है आज भी कि सरकार इस तरफ कुछ ध्यान देगी, क्योंकि ऑडिटोरियम ही वो जगह है जहाँ पर हम नाटक खेलेंगे। हमने कोशिश की है, हम जगह पे जाकर इम्प्रोवाइज्ड स्पेसेस में काम करते हैं। हम यहाँ भारत भवन जैसी जगह बनी कि छोटे इंटीमेट थिएटर्स बन सकें जिसमें 250 लोग, 200 लोग देखें, वो भी ज़रूरी है। मगर 700 के ऑडिटोरियम ढंग के 500 के ऑडिटोरियम इसलिए बनने क्यों बंद हो गए मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि उससे हमारे थिएटर की इकोनॉमिक्स जुड़ी है। जब मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ तो टिकट खरीद कर जो लोग आते हैं वो कम से कम एक डेफिनेट नंबर्स में आएंगे, तो हमारे पास एक छोटे मोटे पैसे आएंगे जिससे हम नाटक खेल सकते हैं। आज हो ये रहा है कि हम नाटक को या तो सरकार के सहारे खेलते हैं या दूसरों से मदद लेकर खेलते हैं, या हमारे जैसे लोग इसलिए नाटक कर पाते हैं क्योंकि हम नाटक से पैसे की उम्मीद नहीं करते हैं, हम बाहर से अपने खर्चे चलाते। आपने शुरुआत जो की थी वो एनएसडी के कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के हिसाब से, और आपकी एक पहचान जो बनी थी गालिब सीरियल से बनी थी। वो गालिब से आपका जुड़ाव, ये अगर हम गालिब का जिक्र न करें तो बात अधूरी रहेगी। ये तो गालिब साहब से कैसे जुड़ाव रहा, और आपने वहाँ क्या एक पीरियड के ऊपर कॉस्ट्यूम करने में क्या मेहनत की थी, ये कुछ हमारे मैं बिल्कुल शेयर करूँ। देखिए, गालिब बचपन से मैं जानता था, इसलिए जानता था कि मेरे घर में गालिब का दीवान था। मेरे वालिदैन दोनों पढ़े थे, जानते थे, कॉलेजेस गए थे। तो गालिब
जी अकबर इलाहाबादी, इकबाल, जोश, ये सब हमारे घर के हिस्से थे। जी और गालिब ख़ास तौर से, गालिब का शायद ही कोई शेर हो जी जो किसी मौके पर काम ना आ सके। जी यानी बेशक, मौका बे मौका सबसे ज़्यादा जो कोट होते हैं जी गालिब जी होते हैं। बिल्कुल, तो गालिब अक्सर बातों में आ जाते जी थे, जिक्र आ जाता था। कोई इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, जी वरना हम आदमी थे काम के, किसी ने तंज में कह के कोई चला गया, या कभी किसी ने कह दिया दूसरी के लगाए न ले बुझाए न बने, जी किसी ने वो बना जी दी, आपको मिसाल जी दे दी, किसी ने कोई और मिसाल दे जी दी। जी जी तो अब ये जो बचपन से गालिब शनासी तो जी थी, जी और स्कूल में भी थोड़ा बहुत गालिब पे काम किया था, मगर जब ये गुलजार साहब का ऑफ़र आया कि आप डिज़ाइन करें मेरे लिए, तो मेरे लिए वो पूरा पीरियड रिक्रिएट करना था। सिर्फ कपड़ों का मसला नहीं था, मसला था कि वो घर कैसा जी होगा, जी मसला था कि उस घर में रहने वाले लोग जी किस तरह के होंगे, क्या पहनेंगे, जी वो बर्तन कैसे होंगे, जी जी वो चौकी कैसी होगी, वो कमरा कैसा होगा। जी तो मैंने बचपन में अपनी पुश्तैनी हवेली मुझे याद आ गई, जी जहाँ ददियाल घाटमपुर की, जहाँ मेरी जी कानपुर के पास एक, जी जी अब तो कानपुर शहर में आ गया, जी जी कस्बा है, जहाँ हमारे पुरखे जी बहुत सालों से, जी करीब 300-400 साल से हमारी वहाँ पर एक जागीरदारी छोटी मोटी रही है। और पार्टीशन के बाद बहुत कुछ चला गया, लेकिन ये कि अभी भी वहाँ घर मस्जिद ये सब जी कायम है। तो वहाँ पर मैंने वो जो हवेलियाँ देखी थी जी जी 100 साल पुरानी, मैंने उन्हीं के तर्ज पर फिर गालिब के घर को सोचा, फिर उसी तरह से उनके कपड़े जी रिसर्च की, जी पहनावा देखा उस वक्त का। और गुलजार साहब जैसे डायरेक्टर थे जो किसी भी चीज़ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे। ये तो एक गालिब के एक पीरियड की बात हुई आपने कही, लेकिन आपका एक बड़ा काम था भारत एक खोज, जिसमें पूरे हिंदुस्तान की तारीख के अलग अलग पीरियड बताना था और उसके कॉस्ट्यूम करना था, और श्याम बेनेगल जी से जी, तो वो भी एक आपका बहुत बड़ा वो देखिए क्या हुआ था कि मैं बम्बई नहीं आना चाह रहा जी था, जी दिल्ली में था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में काम कर रहा था। एक अपना उत्सव नाम का 86 में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ जी था, जी जिसमें 4000 फोक कलाकार आए जी थे दिल्ली। तो उसकी मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में था, प्रोग्राम कमेटी में था। मैंने मॉन्यूमेंट्स की लाइटिंग डिज़ाइन की थी, स्टेजेस डिज़ाइन किए थे। तो वहाँ पर ये चर्चा हुई कि ये ऐसा कुछ सिलसिला हो रहा है। तो श्याम बेनेगल साहब ने मुझे कहा आप आ जाइए, जुड़ जाइए इससे। और उन्होंने, नीतीश रॉय आर्ट डायरेक्टर थे, वो मुझे लेके गए थे मिलाने। तो नीतीश दा ने कहा ये सलीम आरिफ हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं। तो श्याम बेनेगल साहब ने जी 1 मिनट देखा मुझे, कहा अच्छा आपने NSD से हैं, आपने क्या किया, ये कॉस्ट्यूम की है पहले? मैंने कहा थोड़ी बहुत की है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप आ जाइए। जी और 2 मिनट में मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा असाइनमेंट दे दिया उन्होंने। मगर उसमें जो बड़ी बात थी कि श्याम बेनेगल साहब के साथ टीम बड़ी अच्छी थी। सर, एक और चीज़ ये है कि आपने श्याम बेनेगल जी का चाणक्य किया और फिर वही आपने चंद्र प्रकाश द्विवेदी का, तो दोनों में क्या फ़र्क आया था? क्योंकि आप एज ए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर दोनों प्रोजेक्ट से जुड़े थे। देखिए उसमें हमने जब किया था श्याम बेनेगल साहब का वाले चाणक्य वाले पीरियड में, जो मौर्य काल था, उसमें हमने कोशिश की थी कि हम सफ़ेद के अलावा कोई दूसरे रंग ना इस्तेमाल करें, क्योंकि गुप्ता काल में हम पूरे रंग इस्तेमाल करना चाह रहे थे। हमने वो बंदिश चाणक्य में हटा ली थी। तो चाणक्य में मेरे पास ज़्यादा डिटेल में काम करने का मौका आ गया था, तो बड़ा फ़र्क तो वो था। फिर मैं चाणक्य में सेकंड यूनिट डायरेक्टर भी था, तो मैंने श्याम कौशल साहब के साथ बहुत सारे सीन्स शूट भी किए थे, मैंने डायरेक्ट किए थे, शूट किए थे। और चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी की बड़ी मोहब्बत थी और उनका बड़ा इसरार था कि मैं उसमें शामिल रहूं, और उन्होंने उसमें मुझे एक रोल भी कराया बाद में, सिद्धार्थ तक का। तो मैं बहुत गहराई से इन तीनों प्रोजेक्ट से जुड़ा था। और फ़र्क जो आप अगर देखें दोनों में, तो मौर्य काल आपको बिल्कुल अलग नज़र आएगा विजुअली, कॉस्ट्यूम्स के कलर स्कीम में, कलर पैलेट में, इसमें श्याम बेनेगल साहब के भारत एक खोज में। और चंद्र प्रकाश जी के चाणक्य में उसका लुक बिल्कुल अलग है। जो हमारा आज का मौजूद जैसे ड्रामे के बदलते रंग, और आपकी बड़ी खुशकिस्मती है कि आपने ड्रामे के बड़ी बड़ी शख्सियतों के साथ काम किया, हबीब साहब के साथ किया है, ए रतन थ्याम के साथ काम किया है, आपने वाणिकर जी के साथ काम किया है, आपने कारन जी का काम देखा है, आपने भी अपना काम जो थिएटर का किया, तो आपके पे किसके काम का असर रहा? देखिए मेरे ऊपर असर, फॉर्चुनेटली मैं असर के लिए गया नहीं था। जी जी मैं गया था उनके काम को समझने के लिए। और मैं ये समझने गया था कि इनमें से
कौन डायरेक्टर किस तरह से जी कंटेंट यानी जो स्क्रिप्ट है उसको देखता है और फिर उसको स्टेज पर कैसे जी पेश करता है, क्योंकि चारों का अंदाज बिल्कुल अलग था जी और चारों हमारे जो पारंपरिक रंगकर्म के जो पहलू हैं जी उसका इस्तेमाल कर रहे थे, फोक और क्लासिकल आर्ट्स के बहुत से एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने जब हबीब साहब के यहाँ गया, हबीब साहब के साथ उनके रीजन में बस्तर में घूमा, यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत वक्त बिताया, उनकी टीम के साथ रहा, तो मुझे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि हबीब साहब ने मुझे एक बात कही थी कि मंच पर ऐसा कुछ भी मत करो कि दर्शकों को कहानी समझने में दिक्कत आए। तो मैंने वो एक गुरु मंत्र की तरह जी पकड़ के रखी है बात कि डायरेक्टर आप जो भी हो, जी आपको कहानी कहना, आप एक पुल हैं जो जी कहानी को दर्शक तक पहुंचा रहे हैं, तो आपको तकरीबन नाटक से गायब हो जाना है। जी यानी मज़ा ये है कि आदमी नाटक देखे और उसको ये एहसास ना हो कि कोई डायरेक्टर आपको जी इन एक्टर्स को चला रहा है, जी ये लगे कि एक्टर अपनी तरह से चल रहे हैं, कहानी अपनी तरह से मूव कर रही है। वो सहजता जो थी जी वो हबीब साहब से मैंने पिकअप की और मैंने बिल्कुल कोशिश नहीं की उनको इमिटेट करने की, उनको कॉपी करने की कि मैं डांस और म्यूज़िक को इस्तेमाल करके उस तरह का नाटक करूँ। रतन थियम साहब के यहाँ विजुअल रिक्रिएशन का बहुत कमाल का उनका सेंस था, यानी एक सीन को वो कंसीव करते थे विजुअल्स के अराउंड। तो पहले उनके जहन में एक विजुअल आ गया, सीन पढ़ा उन्होंने, फिर उन्होंने विजुअल उसका को रिलेट किया और उसमें अपने ट्रेडिशनल फॉर्म्स के बहुत से एलिमेंट इस्तेमाल किए। तो मुझे उनसे विजुअल क्रिएशन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट मिला। आपके एक ड्रामा है जो आपने द्रौपदी और जी, उस पे पासा, उस पर असर है, उसका आपका कुछ उसका लगता उसका है? उसका असर है और उसका असर इसलिए भी है कि पनिक्कर साहब का भी बहुत असर है, क्योंकि पनिक्कर साहब क्या करते थे, पनिक्कर साहब एक 22 मिनट का ड्रामा जो पढ़ने में था, जी जी उरुभंगम या मध्यम या योग या कर्ण भारम, उसको वो 2.5 घंटे का करते थे। जी तो वो मैं देखता था कि वो जो एक लम्हा है नाटक का, जी उस लम्हे को वो कितनी डिटेल में बड़ा कर रहे हैं। जी जी यानी वो लम्हा कहने को एक लम्हा है, जी जी लेकिन वो मंच पर 5 से 7 मिनट 10 मिनट का होता था। जी जी यानी कर्ण को जब वो दिखा रहे हैं तो सूर्य को पूरा क्रिएट करके कर्ण पर आ रहे जी हैं। जी तो मैंने उनसे वो एक एलिमेंट लिया। कारण जी से साउंड का इस्तेमाल, जी जी विजुअल रिक्रिएशन में साउंड कैसे काम कर सकती है, तो इन चारों पांचों के ये एलिमेंट्स मुझे नाटक में बहुत काम आते हैं। और आज जब मैं प्ले करता हूं तो मैं उनको कॉपी नहीं करता, मैं उनको इमिटेट नहीं करता, लेकिन उनके असर कहीं ना कहीं झलक आ जाते हैं लोगों जी को। जी। जब आपने लम्हे का जिक्र किया तो मुझे आपके कच्चे लम्हे का याद आता है। कच्चे लम्हे में आप एक नया काम किया था, गुलजार साहब की एक फिल्म को ड्रामे में कन्वर्ट किया था। वो फिल्म से ज्यादा कहानी थी, जी कहानी थी, एक बड़ा नया काम था ये। वो हुआ ये था कि गुलजार साहब ने पहले फिल्म बनाई, जी जी, फिर फिल्म के बाद उस पर कहानी लिखी जी, और मैंने गुलजार साहब से कहा कि मुझे इस कहानी पे नाटक करना है। जी तो उन्होंने कहा कि आप जावेद सिद्दीकी साहब से नाटक लिखवाइए, जी, जी। मैं देखना चाहता हूँ वो कैसे नाटक लिखेंगे जी, कहानी जी। पर, और मुझे वो सीखना है। जी जी तो जावेद साहब से मैंने जिक्र किया, तो जावेद साहब ने वो स्क्रिप्ट लिखा जी और वो स्क्रिप्ट जब बन गया तो गुलजार साहब को बहुत मज़ा आया इस बात से कि पूरी कहानी को उन्होंने 3 किरदारों के सहारे समेट कर जी पेश किया था। और उसमें फिर उस वक्त किरण करमरकर जो बहुत मशहूर सीरियल था, जी उसमें रोल ओम का रोल कर रहे जी, थे, जी। वो आ गए। जी हर्ष छाया हमारे एक पुराने दोस्त, हर्ष छाया, किरण और लुबना, इन तीनों ने वो रोल्स किए और वो हमारा बड़ा कामयाब रहा शो, क्योंकि हमने उसको तकरीबन सिंगापुर, दुबई और बहुत से मुल्कों में किया। आपने एक और ड्रामे में एक नई चीज़ करी थी, आपने गुलजार साहब की नज़्म को हम सफ़र के अंदर, जी, मेरा ख्याल से ये पहला बार किसी ने ड्रामे में के बदलते रंग का एक उस पर हम आपसे ये सवाल कर सकते हैं कि आपने ये कैसे सोचा कि नज़्म को ड्रामे के साथ हम पेश करें और वो भी गुलजार साहब की आवाज़ में? मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामा वैसे भी नज़्म के ज़्यादा करीब होता है जी जी बजाय प्रोज के। जी जी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो नज़्म की कसावट होती है वो आपको ड्रामे के डायलॉग में जी मिलती जी है। जिस तरह की हम इमेजरी इस्तेमाल करते हैं वो ड्रामे में बहुत काम आती है। जी जी तो हम ये करते हैं अमूमन कि उन एलिमेंट्स को कैसे स्टेज पर लाएं, ये पहली बात होती थी। अब हुआ ये कि मुझे इससे पहले, हम सफ़र से पहले, गुलजार साहब की नज़में और कहानी मिलाकर मैंने एक ड्रामा किया था खराशे, जी जो यहाँ 3-4 बार आप लोगों ने करा है। जी जी। तो खराशे में नज़्म और कहानी पहली बार मिलाई थी। तो गुलजार साहब को बड़ा ताज्जुब था और वो काफ़ी मशकूक थे कि ये कैसे होगा, लोग क्यों कहानी के बीच में नज़्म सुनेंगे या नज़्म के बीच में कहानियाँ।
तो मैंने उनसे कहा था मैं जी कर लेता हूँ, आपको दिखा दूंगा, अगर पसंद नहीं हो तो फिर शो नहीं करूँगा। जी तो उन्होंने देखा और उनको बहुत ताज्जुब हुआ और बहुत पसंद आया कि ये तो बड़ा खूबसूरत मिल गए। फिर जब हमसफ़र में कर रहा था तो मैंने उनसे जिक्र किया कि मैं हमसफ़र कर रहा हूँ, जावेद सिद्दीकी साहब का प्ले है और 2 कैरेक्टर्स के थ्रू पूरी कहानी, 7 सीन्स हैं उसमें करना है। तो उन्होंने कहा मैं इसमें क्या कर रहा हूँ। जी तो मैं उनसे गुजारिश की कि आप मेरे लिए नज़्में रिकॉर्ड कर दें, जी जी क्योंकि मैं उसको सब टेक्स्ट की तरह यूज़ करना चाहता हूँ, यानी जो बिटवीन द लाइंस जी जी वो नज़्में वो बात कहेंगी जो कैरेक्टर कहना चाह रहा है मगर कह नहीं रहा, जी और उसमें वो बीवी है वो भी नहीं कह पा रही है, मियाँ है वो भी नहीं कह जी पा रहा। तो ऐसे बहुत से ज़िंदगी में लम्हात आते हैं जी जब आपके बीच में बातें ख़त्म हो जाती हैं और आप एक खामोश जी मौके पे मरहले पर पहुंचते हैं जहां आप चाहते हुए भी वो नहीं कह पा रहे हैं जो आपके जहन में है या आपके दिल में। तो ये पहलू मुझे उनकी शायरी से बहुत मदद मिली उस ड्रामे में इस्तेमाल करने से। एक सलीम भाई एक और चीज़ ये है कि हमने जैसे उर्दू ड्रामे के देखें बदलते रंग, एक पारसी थिएटर है, एक इप्टा का दौर आया था, ये एक दौर आपका दौर है, आपके कुछ जैसे नए उर्दू के अंदर काम कर रहे हैं, आप हैं दिल्ली से सईद आलम साहब कर रहे हैं, भोपाल से फारूक शेर साहब कर रहे हैं और दूसरे लोग भी दीगर शहरों में कर रहे हैं। तो एक बड़ा फ़र्क आ गया है, पहले क्राफ्ट जो आप क्राफ्ट से बड़े जुड़े हैं, क्राफ्ट आप थिएटर में जो डिजिटल आ गया है, फ़र्क आ गया है, वो कितना ज़रूरी है? देखिए क्राफ्ट तो आपको सीखना पड़ेगा और बदलते ज़माने की ज़बान भी क्राफ्ट है। जी आज जब हम कहते हैं रंगमंच बदला है जी तो रंगमंच लहजे में बदला है, जी वो लहजा बदला है कहीं ना कहीं हमारी सारी तरक्की के साथ, जी जी तो उसमें वो सारे पहलू जुड़ गए हैं। जी तो उस रंगमंच की तरक्की में जी या बदलाव में जी सिनेमा का बदलाव भी शामिल जी है, पेंटिंग का बदलाव भी शामिल है, पोइट्री का बदलाव भी शामिल है, बेशक, प्रोज का भी शामिल है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा ये कि हमको आज ऑडियंस तक पहुंचने के बहुत से आसान रास्ते नज़र आ गए, जी तो हम उन आसान रास्तों के बीच में लाइव थिएटर को कहाँ खड़ा करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि लोगों ने कोशिश की है ड्रामे रिकॉर्ड करके, आपने देखा है बाकायदा पूरा चैनल है जिसमें मैं जानबूझकर शामिल नहीं हुआ क्योंकि मुझे वो बात ही नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि एक प्ले को हम 7-8 लाख रुपए में लेंगे और 35-40 लाख रुपए में उसको शूट करेंगे। तो आपका मतलब, मैंने उनसे कहा आपका मतलब ये है कि जो बेसिक प्रोडक्ट है उसको आप कम पैसे देंगे, कैमरा नचाने वाले को ज़्यादा देंगे, तो आप ड्रामा महंगा ले लीजिए, ड्रामे वालों को ज़्यादा पैसे दीजिए, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो बात वहाँ आके ख़त्म होगी। मगर जो बात थी वो ये कि सोचा उस तरह नहीं था। एक नाटक आपने देखा, उससे बेहतर ड्रामे पहले दूरदर्शन शूट करता था ब्लैक एंड वाइट डेज में, जिसमें मैं शामिल रहा हूँ, मुझे याद है। हम लोग स्टूडियो में जाके प्लेज रिकॉर्ड करते थे। तो उस वक्त प्रोड्यूसर्स को एक सेंस था कि टेलीविज़न के लिए कैसे ड्रामा पेश किया जाए। तो दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में जो भी ड्रामे अच्छे होते थे वो बुला के करते थे। मगर आज जो आप बात कह रहे हैं उसमें ज़रूरी बात समझने की है कि आज लाइव एंटरटेनमेंट ज़्यादा महंगा होगा और ज़्यादा बेहतर इसलिए होगा क्योंकि आपके पास सस्ते एंटरटेनमेंट के बहुत से ज़राए आ गए हैं। आपके पास OTT है, आपके पास नेटफ्लिक्स है, आपके पास दुनिया भर के और प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वो प्लेटफॉर्म आपको घर बैठे चीज़ें पहुंचाएंगे, मगर आपको लाइव थिएटर देखने घर से उठकर आना पड़ेगा। तो आपका थिएटर भी उतना स्ट्रांग और मजबूत होना चाहिए कि आदमी को मजबूर करे कि वो घर से उठकर 1.5 घंटा लगाकर आपका नाटक देखने आए और देखकर इस काबिल समझे कि आपका नाटक अच्छा है। शायद आपने यही सोच करके आपने बच्चों का थिएटर शुरू करा है, तो आप बच्चों को शायद यही क्राफ्ट और ये सब। देखिए बच्चों का मसला दूसरा, बच्चों के थिएटर का ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे बच्चे हैं 10-11 साल की उम्र तक आते आते अपना जो इनोसेंस है, अपना जो बचपना है वो खो देते हैं। और हम उनको एक सोशलाइजेशन के प्रोसेस में, घर में क्या होता है, ठीक से बैठो, ठीक से उठो, गर्दन नीचे रखो, ये करो, तो हम बच्चे को इनहिबिट कर देते हैं, हम उसको संकुचित कर देते हैं। तो थिएटर एक अकेला मीडियम है जिसमें आप बच्चे को खुलने का मौका देते हैं। और मैं बच्चों के साथ जब काम करता हूं तो उसमें ये बात बिल्कुल साफ है कि मैं उनको ना तो एक्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ना मैं उनको राइटर बनाना चाह रहा हूं, ना मैं डायरेक्टर बनाना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ उनको एक ऐसा मौका देने की कोशिश करता हूं जहां सारे बच्चे मिलकर 2-3 घंटे एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, हंसें, बोलें, वो सब करें जो घर में करने के लिए मनाही है, ताकि कम से कम यहाँ आकर वो खुद को एक्सप्रेस कर सकें। और वो खुद को एक्सप्रेस करने के प्रोसेस में बहुत सी चीज़ें अपने बारे में जान लेते हैं।
और अक्सर ऐसा हुआ है कि माँ बाप ने बाद में आके मुझसे कहा है कि ये बच्चा बड़ा शाई और खामोश रहता था, अब ये बड़े कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है। तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हम बच्चों की शख्सियत तैयार कर रहे हैं, हम नाटक नहीं तैयार कर रहे हैं। नाटक एक जरिया है। तो बच्चों का आप जब भी थिएटर करेंगे, ये बात जहन में बहुत साफ होनी चाहिए कि ये सिर्फ एक जरिया है उन बच्चों को अच्छी जहनियत, अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छा माहौल देने की। ये बिल्कुल कोशिश नहीं है कि वो, जो मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं टेलीविज़न पे देखता हूँ लिटिल जो बच्चों के प्रोग्राम्स आते हैं, जहां आप उनको जज कर रहे हैं इस तरह से कि देखिए वो किशोर कुमार का गाना कितनी अच्छी तरह गा रहा है, या वो लता जी का गाना कितनी अच्छी तरह गा रहा है। अरे भाई, बच्चों को बच्चों की तरह देखिए। आप उसके फन को इमिटेशन के तौर पर देख रहे हैं, और बड़े बड़े उस्ताद आके उसमें बाकायदा एक इमोशनल एंगल होता है, उसमें माँ बाप रोते हैं, पूरी एक अलग कहानी बना दी उन्होंने। तो वो मार्केटिंग के गिमिक्स हैं, उनमें वो बच्चे, आप वाकई आप उन बच्चों का हाल देखिए जब इस कंपटीशन से बाहर जाते हैं तो सारा एड्यूलेशन, सारा अटेंशन जो उनको 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए मिलता है वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है। फिर वो बच्चे जानते नहीं कि अब रियलिटी के साथ कैसे कोप करें। सलीम भाई, इस मौजू पे, इस बदलते रंग पे हमारे पास बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम आपसे इसके बारे में बातचीत करें। लेकिन हम आपका बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और स्टूडियो में आए, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ नाज़रीन का कि आपने हम लोगों को देखा।